वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है थीम्स फीचर्स ऑफ वेस्टर्न एंशिएंट एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, जो कि बीजी 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के सिलेबस में मेंशन है। और काफी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाए, क्योंकि हमें ये टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। ये स्टूडेंट्स को इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस 5th सेमेस्टर के लिए बनाया है, उसमें उन्होंने पहले थीम्स फीचर्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न थॉट रखे हैं, उसके बाद कुछ एंशिएंट थिंकर रखे हैं और उसके बाद कुछ मॉडर्न थिंकर भी रखे हैं। पहले मैं ये सोचता हूं कि यूनिवर्सिटी क्या सोच के ये सिलेबस बनाती है। ये सिलेबस ही उल्टा बनाया है, क्योंकि एक स्टूडेंट तब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेगा जब पहले उसको वेस्टर्न थिंकर की जो आइडियोलॉजी है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ाए जाए। उसके बाद जब उसको मॉडर्न थिंकर्स पढ़ाए जाए तब वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, क्योंकि इसके लिए वसी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकता है। पहले ही सिलेबस में यूनिवर्सिटी ने दिया है थीम्स फीचर्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न थॉट। जबकि एक स्टूडेंट पहली बार इस ब्रांच को पढ़ता है, वेस्टर्न थॉट को पढ़ता है, तो जब उसको पहले पता ही नहीं कि वेस्टर्न थॉट में कौन कौन थिंकर आता है, मॉडर्न में कौन कौन थिंकर आता है, तो पहले ही एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकता है। ये यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस बनाया है बिल्कुल बेफजूल बेफायदा सिलेबस बनाया है स्टूडेंट्स के लिए। इस वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इसी तरह जब 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस था कश्मीर यूनिवर्सिटी का, उसमें भी उन्होंने यही किया था। पहले इंटरनेशनल रिलेशंस स्कोप दिया था, जबकि एक स्टूडेंट को पता ही नहीं होता जब पहली बार पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में आता क्या है। लेकिन पहले यूनिवर्सिटी देती है नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद दिया है कोल्ड वॉर, यूरोपियन यूनियन, वो बाकी चीजें जिसमें इंटरनेशनल एरिना आता है। लेकिन वो पहले ही बताते स्टूडेंट को, पहले जो स्टूडेंट को पता ही नहीं होता उसका बताते हैं कि इसका स्कोप बताए, जब पढ़ा ही नहीं है। इसी तरह 3rd सेमेस्टर का भी सिलेबस सेम ही रहा है। पहले ही पॉलिटिकल थ्योरी और उसमें लिखा है नेचर एंड स्कोप। पहले इनको ऐसा सिलेबस देना चाहिए जिसमें स्टूडेंट पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़े, फिर वो खुद ही बता सकता है कि इसमें क्या क्या आता है। इसी तरह 5th सेमेस्टर का भी सिलेबस है, इसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी की गलती है जिन्होंने सिलेबस फ्रेम किया है। खैर, मैंने कोशिश की है, ये जो वीडियो है टॉपिक है इसको मैंने ब्रीफली प्रिपेयर किया है और मैंने काफी थिंकर्स को पढ़ के इसको प्रिपेयर किया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आप एग्जाम में इसका आंसर लिख सकते हैं। सो पहले हम एंशिएंट थिंकर्स की बात करते हैं। एंशिएंट थिंकर्स में हमें कौन कौन मिलता है? प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये 3 सबसे बड़े एंशिएंट थिंकर है। ये अपने जमाने में क्या करते थे, इनके जो कंटेम्परेरीज होते हैं उनसे ये डिस्कसिंग पॉलिटिकल डायलॉग्स, पॉलिटिकल इश्यूज पे ये बहस व मुबासा करते थे अपने कंटेम्परेरीज में। इनके कंटेम्परेरीज के नाम भी मैंने मेंशन किए हैं, एंटिस्थीनस, स्पेक्वस एंड सोफिस्टस। और भी है जो इनके कंटेम्परेरीज में है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इतना काफी है। ये इनसे नॉर्मेटिव इश्यूज, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल इश्यूज पे बहस करते थे, डायलॉग्स होती थी। और क्या क्या आता है इनमें? जस्टिस, स्टेट, सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। नॉर्मेटिव इश्यूज क्यों कहा है मैंने इनको? क्योंकि उस टाइम पे ये डायलॉग्स करते थे कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए, सिटीजनशिप कैसी होनी चाहिए, किस किस को देनी चाहिए, किस किस को नहीं देनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन पे कोई परमानेंट ठप्पा नहीं था कि जस्टिस ऐसा ही होना चाहिए। उस टाइम पे डायलॉग्स ही चलते थे कि कोई कहता था ऐसा होना चाहिए तो कोई कहता था ऐसा होना चाहिए। इस तरह डायलॉग्स चलते रहते थे। और इन्होंने पहली जो बात, यहां से आप थीम्स, अगर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो यहां से आप स्टार्ट करें। पहले जो मैंने आपको बताया, पहले वो हेडिंग में लिखें, उसके बाद आप यहां से स्टार्ट करें। आप अपने सामने रफ भी रख सकते हैं जिसमें आप ये सब लिख सकते हैं। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स आर इनसेपरेबल। ये जो एंशिएंट थिंकर है, चाहे इन्होंने कोई भी थॉट दिया है, इन्होंने कहा है
पॉलिटिक्स एंड एथिक्स यानी मॉरल वैल्यूज आर इनसेपरेबल, यानी जो भी ये थॉट लाते थे, जो भी डिसीजन लाते थे, उसमें एथिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता था, यानी मॉरल वैल्यूज से वो इंस्पायर्ड होता था। और एथिक्स मॉरल वैल्यूज का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? रिलीजन। सो इन्होंने क्या कहा था? सिंपली पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस आर इनसेपरेबल। कोई भी डिसीजन लाते वो इंस्पायर्ड बाय रिलीजन होता था, यानी रिलीजियस की टीचिंग्स को ये सामने रख के कोई डिसीजन लाते थे। इस वजह से कोई भी अगर डिसीजन, जैसा मैंने आपको कहा, कोई भी डिसीजन निकल के आता तो वो स्ट्रांगली इंस्पायर्ड बाय रिलीजन होता था। और रिलीजन का इनके पास सबसे बड़ा सोर्स था बाइबल। सो रिलीजियस और पॉलिटिक्स को ये एक साथ मानते थे, इन दोनों को ये एक दूसरे से अलग नहीं मानते थे। और उस टाइम पे रिलीजियस का सबसे बड़ा पनाहगाह था चर्च, और पोप को ये बिल्कुल ऐसे देखते थे जैसे वो गॉड ही हो। इनका ये मानना था कि गॉड ने इनको भेजा है हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए, और जो पोप कहता था वही इंप्लीमेंट होता था पूरे स्टेट में। स्टेट्स उस टाइम पे थे तो उनमें वही लागू होता था। और अगर कोई उसको नहीं मानता कि पोप गलत बोल रहा है तो उसको यह कहा जाता था कि यह गुनाह कर रहा है, यानी ये रिलीजियस को नहीं मानने वाला है, तो उसको सजा मिलती थी। और दूसरी बात है कि जिस भी एंशंट थिंकर को हम पढ़ते हैं, चाहे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, सोक्रेटिस है, हमें देखने को मिलता है कि नेग्लेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी इंडिविजुअल को इन्होंने बिल्कुल ही लिबर्टी नहीं दी है। इन्होंने स्टेट को टॉप पे रखा है। स्टेट वाज प्रायर टू मैन, यानी मैन इसलिए पैदा हुआ है ताकि वो स्टेट को सर्व करे, स्टेट को अच्छा बनाए, इसलिए इंसान पैदा हुआ है। जैसे प्लेटो ने कहा है कि जो फिलोसफर किंग हमारा होगा, हमारे स्टेट का होगा, उसको ना तो शादी करनी है ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी रखनी है। इसने क्यों कहा ये? क्योंकि प्लेटो का मानना है कि इन चीजों से उसका ध्यान भटक सकता है, जिस वजह से फिर वो स्टेट के लिए अच्छे अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकता। तो यहां से आपको अंदाजा होगा कि जब एक किंग को ही आजादी नहीं है कि वो शादी कर सकता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। तो इसने एक आजादी दी है इसको, अपने फिलोसफर किंग को, कि अगर ये बच्चे करेगा भी तो इसको ऐसे ही औरतें लानी है और उनसे बच्चा करना है। और जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसको ये पता ही नहीं होना चाहिए कि मेरा बाप कौन है। इस तरह आपको समझ आएगा कि कितनी फ्रीडम दी है इन्होंने एक इंडिविजुअल को। ये किंग का हाल है, किंग को ये परमिशन नहीं दी है कि वो शादी कर सकता है, वो बच्चे कर सकता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। और ये जो एज थी, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये एज ऑफ रेसिज्म थी, यानी इसमें यह माना जाता था कि जो ब्लैक्स है वो इनफीरियर है और जो व्हाइट्स है वो सुपीरियर है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, यानी ही फाउंडेड अमेरिका। उसने एक आइलैंड देखा जो कि बहुत फर्टाइल था, तो उसने लोगों को कहा कि मैंने एक जगह देखी है जो बहुत फर्टाइल है, वहां पे सिविलाइजेशन बन सकती है, लोग रह सकते हैं। पहले ही वहां पे कुछ ग्रीक्स रह रहे थे, तो बहुत से इमिग्रेंट्स आए और वहां पे रहने लगे। तो यहां भी एक बात आपको पता चलेगी कि अमेरिका जो है उसकी उतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं है, रिसेंटली वो बना है 15th सेंचुरी में। तो जब इमिग्रेंट्स वहां पे आए, फिर हम पढ़ते हैं एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो वहां वो नॉन ग्रीक्स को क्या कहता है कि दे डिजर्व टू बी स्लेव्स ऑफ ग्रीक्स, यानी ग्रीक्स को वो इंफीरियर समझता है। और ग्रीक्स में जो वाइज है वही स्टेट में पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। जो नॉन ग्रीक्स इमिग्रेंट्स है, चाहे वो वाइज है, पढ़े लिखे है या नहीं है, वो दे डिजर्व टू बी स्लेव्स ऑफ ग्रीक्स। यानी यहां पे हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, क्योंकि एरिस्टोटल यह भी कहता है कि जो लेजिस्लेचर और जुडिशियल फंक्शंस में पार्टिसिपेट ले सकता है, जिसमें यह सलाहियत होगी, वो यहां का सिटीजन बनेगा, उसको सिटीजनशिप मिलेगी।
लेकिन अगर यही एक नॉन ग्रीक में पाया जाता कि वो जुडिशियल और लेजिस्लेचर फंक्शंस में पार्ट ले सकता है, उसमें यह सलाहियत है, लेकिन उसके बावजूद भी एरिस्टोटल कहता है कि दे डिजर्व टू बी स्लेव्स। आप उनके साथ बदतर से बदतर सलूक करो, वो आपके नीचे ही रहने चाहिए। यहां पे हमें डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म देखने को मिलती है। यहां मैंने मेंशन भी किया है नॉन ग्रीक्स डिजर्व टू बी स्लेव्स। इसके बाद आप इन पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हैं, नॉट एज ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल को राइट्स नहीं मिल रहे थे। इसके बाद आप कोई बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं, यहां से आपको कंसेप्ट मिला होगा कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। ये जो मैंने बात की ये है 4th सेंचुरी बीसी की। 4th सेंचुरी बीसी में क्या होता था, ये है एंशंट थीम्स। एक बात आपको और क्लियर हो जाए, चाहे आपके एग्जाम में एंशंट थीम्स, एंशंट फीचर्स या मेजर क्वेश्चंस, ये तीनों एक ही बात है। थीम्स, फीचर्स और मेजर क्वेश्चंस, तीनों में जो आपसे पूछा जाए आप ये आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम मॉडर्न की तरफ आते हैं, मॉडर्न फीचर्स, थीम्स और मेजर क्वेश्चंस। तो मॉडर्न जो एंशंट मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो 15th सेंचुरी बीसी से शुरू होती है, और सबसे प्रोमिनेंट स्कॉलर जो पहले रहे हैं वो मैकियावेली रहे हैं। तो इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस इसको सेपरेट किया, इसको तोड़ दिया। इसने क्या कहा, जो पॉलिटिक्स है इसको किंग रिप्रेजेंट करेगा, और जो रिलीजियस मैटर्स है वो पोप, मौलाना वगैरह जो पंडित वगैरह होते हैं ये इनको दिया जाए। स्टेट को अलग छोड़ा जाए, रिलीजियस को अलग छोड़ा जाए। ना रिलीजियस जो चर्च वगैरह होते हैं ना ये स्टेट अफेयर्स में कोई पार्टिसिपेट लेंगे, और ना स्टेट रिलीजियस अफेयर्स में कोई पार्टिसिपेट लेगा। इस तरह क्या होगा, इस तरह जो भी थॉट ग्रो होगी वो इंडिपेंडेंटली ग्रो होगी। क्योंकि आज हम देखते हैं अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई पूजा नहीं करता, तो गवर्नमेंट उसको सजा नहीं देती कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि ये इंसान का एक पर्सनल मैटर होता है। तब आपको गवर्नमेंट पकड़ेगी जब आप किसी को तकलीफ पहुंचाओगे, लॉ वायलेट करोगे। लेकिन एंशंट में क्या होता था, एंशंट में अगर कोई चर्च, अगर कोई पोप का नहीं मानता था तो उसको सजा मिलती थी, क्योंकि जो भी डिसीजन वहां पे निकल के आता था वो इंस्पायर्ड बाय रिलीजन होता था। आज जो भी थॉट ग्रो हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो हो रहा है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। रिसेंटली अफगानिस्तान में जो हुकूमत आई वो थी तालिबान की, और आज भी चल रही है। तो अगर वहां पे कोई भी वो थॉट ग्रो करेंगे, कोई नया आइडिया लाएंगे, तो वो इंस्पायर्ड बाय रिलीजन ही होगा। यानी अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसको भी सजा मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ेगा उसको भी सजा मिलेगी। वहां जो थॉट ग्रो होगा वो इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं होगा, उसके पीछे सोर्स है रिलीजन का। इसी तरह हमें अल्लामा इकबाल की शायरी में भी देखने को मिलता है। अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वो सिर्फ इंस्पायर्ड बाय रिलीजन है। इस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह मैकियावेली ने क्या किया, पॉलिटिक्स को कि स्टेट अफेयर्स से मैनेज करेंगे, पॉलिटिक्स में स्टेट अफेयर्स बस, नए रिलीजियस से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेंगे। इसके बाद जो रिलीजन है, चर्च है, पोप वगैरह, ये देखेंगे स्पिरिचुअल या रिलीजियस मैटर्स, यानी ये अल्लाह अल्लाह की बातें करेंगे तो ये दुनियावी मसले को सुलझाएंगे। इस तरह जब ये अलग अलग हुए, पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस जब ब्रेक हुए, तो जो भी थॉट आई वो इंडिपेंडेंटली ग्रो हुई। और मैकियावेली ने कहा पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेनिंग पावर, इसको पावर गेन करना है, ना कि इसको रिलीजियस के अंडर रहना है, ना कि इसको चर्च के अंडर रहना है, ना कि इसको किसी फादर के अंडर रहना है, इसको सिर्फ पावर गेन करना है। तो जब पहले मैं आपसे बात कर रहा था 4th सेंचुरी बीसी की, उस टाइम पे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, उनकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होती थी, यानी बहुत ही कम। एक इलाके में ग्रीक्स रहते थे तो दूसरे इलाके में एथेंस, इसी तरह ये छोटे छोटे इलाके थे। इसीलिए एरिस्टोटल ने भी लिमिटेड सिटीजनशिप की बात की है। तो आज जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है, इसमें जो स्टेट्स है वो नेशन स्टेट्स बन चुके हैं। इनमें मल्टीकल्चरल पाया जाता है और डाइवर्स हो गए हैं।
नेशन स्टेट्स मल्टीकल्चरल एंड डाइवर्स हो गए हैं, यानी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बहुत से मजहब, बहुत से कल्चर के लोग अब एक स्टेट में रह रहे हैं। तो मैकियावेली ने क्या कहा, एवरी इंडिविजुअल हैज एक्टिव रोल इन स्टेट अफेयर्स। इन्होंने ये नहीं कहा कि जो जुडिशियल, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में पार्ट ले सकता है, जो यंग एडल्ट होगा या जिसके पास फ्री टाइम होगा, जैसे एरिस्टोटल ने कहा है। इन्होंने कहा एवरी इंडिविजुअल हैज एक्टिव रोल इन स्टेट अफेयर्स, यानी इन्होंने पूरी फ्रीडम दी। कोई भी इंसान इलेक्शन लड़ सकता है, वोट दे सकता है, इसके लिए ये जरूरी नहीं उसने पढ़ा होगा वही वोट दे सकता है। 18 साल का हो गया तो वोट दे सकता है, चाहे वो ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, वोट और स्टेट अफेयर्स में पार्ट ले सकता है। तो इस चीज ने इंडिविजुअलिज्म को जन्म दिया, यानी इनफरादियत, हर एक इंडिविजुअल इक्वल है, इंपॉर्टेंट है स्टेट में। इन्होंने ये नहीं कहा जो वाइज है वही इंपॉर्टेंट है, जो वाइज नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने बुनियाद दी इंडिविजुअलिज्म की। इसी तरह हॉब्स ने कहा है मैन इज बॉर्न विथ नेचुरल राइट्स, यानी मैन के पास पहले से ही राइट्स है, उनको कोई कैद नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट बना सकता है, तोड़ सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है। हॉब्स ने भी यही कहा है। और जब ये थॉट बढ़ी, इंडिविजुअलिज्म की बुनियाद पड़ी, तो जो आइडियाज थे वो इंडिपेंडेंटली ग्रो होने लगे, यानी जो गवर्नमेंट चाहती है सब में जिसका भला हो, वो थॉट आने लगे। उसमें चाहे कोई काला हो या कोई व्हाइट हो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। और इंडिविजुअलिज्म, जब हर एक इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंट करार दिया गया, इंपॉर्टेंट माना गया, तो इसने बुनियाद दी लिबरलिज्म की। और लिबरलिज्म में आपको पता है एवरी मैन इज फ्री एंड ही कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर ही वांट। ये आपको पता है, लिबरलिज्म एक अलग टॉपिक है जो आपने पढ़ा होगा। तो इंडिविजुअलिज्म ने फिर लिबरलिज्म की बुनियाद डाली, और जब हर एक इंडिविजुअल फ्री हुआ तो धीरे धीरे इसने बुनियाद डाली डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी आपको पता होगा जिसमें हर एक इंडिविजुअल के पास राइट होता है गवर्नमेंट में जाने का, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का, वोट डालने का, इलेक्शंस लड़ने का, इस तरह के सारे राइट्स डेमोक्रेसी में पाए जाते हैं। और इस तरह हॉब्स, लॉक जो मॉडर्न थिंकर है, इन्होंने भी स्टेट को इंडिविजुअल के लिए रखा है, यानी इन्होंने यही कहा है कि स्टेट ऑफ नेचर से हम इसलिए बाहर निकले, हमने इसलिए स्टेट बनाया ताकि वो इंडिविजुअल के गुड के लिए काम करे, इंडिविजुअल की भलाई के लिए काम करे। और अगर स्टेट इंडिविजुअल को फायदा नहीं पहुंचाता तो उस स्टेट को छोड़ देना चाहिए, उस गवर्नमेंट को आप गिरा सकते हैं। ये इन मॉडर्न थिंकर ने भी कहा है, यानी इन्होंने मैन प्रायर टू स्टेट रखा है। लेकिन एंशंट में क्या होता था, स्टेट वाज प्रायर टू मैन, पहले स्टेट उसके बाद इंडिविजुअल, लेकिन यहां पे पहले इंडिविजुअल उसके बाद स्टेट। और इसी तरह बेंथम, जेएस मिल, इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की बात की है, यानी स्टेट तब एक इंडिविजुअल के लिए यूजफुल है जब वो उसको हैप्पीनेस देगा, जब वो उसकी खुशी बढ़ाएगा। और अगर वो ये काम नहीं करता तो इस स्टेट के अगेंस्ट वायलेंस करनी चाहिए और गवर्नमेंट गिरानी चाहिए, ये इन्होंने राय दिया है। यानी जिस भी मॉडर्न थिंकर को आप पढ़ोगे उसमें आपको यही मिलेगा कि पहले इंडिविजुअल है उसके बाद स्टेट है, लेकिन जब एंशंट पढ़ोगे तो आपको पहले स्टेट मिलेगा उसके बाद इंडिविजुअल। तो यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, पहले मैंने बात की 4th सेंचुरी बीसी की, उसके बाद हम डायरेक्ट आए 15th सेंचुरी बीसी तक, तो इस दरमियान एक बहुत बड़ा फासला है। तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि सर 4th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक तो इतना फासला है, तो इसके दरमियान कोई थिंकर क्यों नहीं आया, कोई पॉलिटिकल नया आइडिया क्यों नहीं आया, इस टाइम तक ये ऐसे कोई आइडिया क्यों नहीं आया? तो ये क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं दूंगा, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इस दौरान जो चर्च और स्टेट इनके बीच लड़ाई चल रही थी। किस बारे में लड़ाई चल रही थी? चर्च कहता था मैं पावरफुल हूं, तो स्टेट कहता था मैं पावरफुल हूं। तो इसलिए इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी कि असल पावरफुल कौन है। इस पीरियड के दरमियान भी कुछ थॉट्स आए, कुछ आइडियाज आए, लेकिन वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बाइबल थे।
उस थिंकर का मुझे नाम याद नहीं, लेकिन उसने एक आइडिया दिया कि जो इस दुनिया में अच्छे काम करेगा, जो अच्छा करेगा दूसरों के साथ, तो उसको यानी इस जिंदगी के बाद आखिरत में उसको अच्छा मिलेगा, उसको उसका फल मिलेगा। तो ये थॉट डायरेक्टली ली गई थी बाइबल से, इंस्पायर्ड बाय बाइबल। सो इस टाइम पे यही लड़ाई थी कि चर्च असल पावरफुल है या स्टेट। इसके बाद 15 सेंचुरी बीसी मैकियावेली से इसकी तोड़ होती है, रिलीजियस अलग होता है, पॉलिटिक्स अलग होती है। सो आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा और वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।